नमस्कार, मैं कुमुद प्रसाद। जनचौक के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे चीन के रक्षा मंत्री और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पे। चीन के रक्षा मंत्री ने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के संबंधों को सराहा है। तो अब ये सवाल ये उठता है कि क्या इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच एक तरीके का सैनिक गठजोड़ कायम हो गया है? इस सवाल पर चर्चा करेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र रंजन जी। सत्येंद्र रंजन जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद सत्येंद्र रंजन जी, कुमुद। आपसे सवाल ये है कि अब क्या इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच सैनिक गठजोड़ कायम हो गया है? देखिए, ऐसी घोषणा तो नहीं हुई है, ऐसा कोई ऐलान तो नहीं किया गया है कि दोनों देशों ने मिलिट्री अलायंस बना लिया है, लेकिन उन्होंने जो समझौते किए हैं और जो बातें कही गई हैं, अगर उस पर बारीक नज़र डाली जाए, तो ऐसा संकेत मिल सकता है कि ये इन दोनों देशों ने बिना कहे, बिना घोषणा किए, अघोषित रूप से आपस में एक तरह का मिलिट्री अलायंस कायम कर लिया है। और वो जो मिलिट्री अलायंस जैसा होता है, मिलिट्री अलायंस में कुछ उसके पहलू होते हैं। जैसे एक पहलू ये होता है कि दोनों देशों में यह सहमति बनती है कि अगर एक दूसरे के खिलाफ किसी तीसरे देश ने सैनिक कार्रवाई की, तो दूसरा देश भी उसे अपने ऊपर हमला मानेगा और वो जिस देश के ऊपर कार्रवाई की गई है उसकी मदद के लिए सामने आएगा, हर रूप में, जी। सैनिक मदद के रूप में या जो भी उसकी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक। तो ये जो अभी नए चीन के रक्षा मंत्री हैं, ली ली शांगफू, इन्होंने इनकी जो यात्रा हुई, इस दरमियान जो बातें कही गईं, जो साझा तौर पे दोनों देशों ने समझौते किए, उसमें यह बात कही गई है कि अगर कोई तीसरा देश इन दोनों देशों के आंतरिक मामलों में दखल देगा, तो ये दोनों देश मिलकर उसका विरोध करेंगे, दोनों देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। अगर इस बात को हम लोग अगर इस बात का मतलब हम लोग समझने की कोशिश करें, तो यही माना जाएगा कि इन दोनों देशों ने एक तरह से आपस में सैनिक गठजोड़ कर लिया है। उसे कहा नहीं गया है, क्योंकि इसमें दो तीन चीज़ें और हैं। जैसे इन्होंने एक तीन तीन खास बातों ने लोगों का ध्यान खींचा है। इन्होंने एक समझौता किया जिसके तहत दोनों देश मिलिट्री थिएटर्स, मिलिट्री सर्विसेज और मिलिट्री एकेडमी, इन तीन मामलों में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। अब ये मिलिट्री थिएटर का जो मामला है, इसका सीधा मतलब ये है कि दोनों देशों की सेनाएं मिलकर जो आपातकालीन स्थितियां होंगी, उसका वो मुकाबला करेंगे। आपातकालीन स्थितियों से क्या मतलब है? आपातकालीन स्थितियों से मतलब है कि अगर कोई देश इनके ऊपर हमला करता है सीधे तौर पर, तो दूसरे देश का जो मिलिट्री कमान है, वो मतलब एक दूसरे की मदद के लिए आगे आएगा। दूसरी चीज़ उन्होंने जो कही कि ये एक तो ये मिलिट्री थिएटर्स में करेंगे, मिलिट्री सर्विसेज में करेंगे सहयोग। मिलिट्री सर्विसेज का मतलब है कि इनकी जो स्थल सेना है, वायुसेना है, नौसेना है, ये तीनों सेनाएं एक दूसरे के साथ तालमेल बनाएंगी। वो तालमेल बनाकर वो उनके बीच सैनिक अभ्यास तो पहले से ही चल रहा है, लेकिन वो एक्चुअल ऑपरेशन में, जहाँ पर एक्चुअल कार्रवाइयाँ होती हैं, अभ्यास तो एक तरह का अभ्यास है, लेकिन जहाँ एक्चुअल कार्रवाइयाँ होती हैं, वहाँ भी वो आपस में सहयोग करेंगी। इस बात का मतलब बहुत गहरा है, इस बात का मतलब बहुत ही दूर तक जाता है, दूरगामी है, और जिसका मतलब है कि ये दोनों देशों की तीनों तरह की जो सेनाएं हैं, यानी थल, वायु और नौसेना, इनमें एक तरह का समन्वय, एक तरह का तालमेल इन्होंने कायम करने का फैसला किया है।
और इसके अलावा इन्होंने जो तीसरी चीज की कि मिलिट्री एकेडमी में सहयोग करेंगे, यानी वो प्रशिक्षण जो सेना का प्रशिक्षण है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग है, जो नए नए जो उनके बीच में शोध हो रहे हैं मिसाइलों को लेकर या दूसरी जो युद्ध से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसके बारे में एकेडमिक के लेवल पर वो सहयोग करेंगे। यानी जहाँ उन चीज़ों की तैयारी होती है, उन चीज़ों के बारे में आप कहें कि पढ़ाई लिखाई होती है या जो उसका अध्ययन होता है, उन जगहों पर दोनों के एक्सपर्ट एक दूसरे के साथ में रहेंगे। तो अगर इन 3 बातों को हम लोग ध्यान दें तो इसका सीधा मतलब है, और इसके साथ यह कहना कि अगर एक दूसरे के आंतरिक मामलों में कोई इसमें दखल देता है तो दोनों देश उसे मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। इन बातों का व्यवहारिक मतलब यही है कि इन दोनों देशों ने आपस में एक तरह का सैनिक गठजोड़ बना लिया है। अब ये सैनिक गठजोड़ जो अगर इन्होंने बना लिया है तो जाहिर है कि उसका बहुत दूर तक असर जाएगा, बहुत बहुत ही उसका उससे एक पहले ही इन दोनों देशों के बीच में एक एक्सिस, एक धुरी एमर्ज कर रही है। अभी तक ये था कि उसमें सैनिक पहलू कम था, आर्थिक सहयोग का पहलू ज़्यादा था, कूटनीतिक सहयोग का पहलू ज़्यादा था। दोनों देश एक दूसरे के जो कोर इंटरेस्ट हैं, जैसे चीन के लिए ताइवान है या जो यूक्रेन युद्ध के मामले में रूस की नीति है, तो आप देखिए कि चीन की नीति ये रही है कि वो हमेशा ही यूक्रेन की बात करते हुए, हालांकि वो युद्ध खत्म करने की बात करता है, लेकिन साथ ही वो कहता है कि सभी देशों की जो सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं उन पर गौर किया जाना चाहिए, यानी रूस की जो चिंता है उस पर भी गौर करना चाहिए। और इसी तरह ताइवान के मामले में हम लोगों ने देखा है कि रूस जो है उसने चीन के जो इंटरेस्ट है, चीन की जो सोच है, उसका समर्थन किया है। तो लेकिन अभी तक इसमें यह था, ये बातें जो थी उसमें ये कहा जा रहा था कि उसमें सैनिक पहलू कम है, कूटनीतिक और आर्थिक पहलू ज़्यादा हैं। लेकिन इस यात्रा के बाद ऐसा लगता है कि अब उसमें सैनिक पहलू भी जुड़ गया है। अब यह बात जो है भारत जैसे देश के लिए एक बहुत गंभीर मैं चिंता की बात होनी चाहिए या नहीं, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम एक ऐसा मुद्दा ज़रूर है जिस पर भारत को काफ़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये रूस और चीन दोनों देशों के संबंध इस स्तर तक पहुंच गए हैं तो फिर भारत के इक्वेशन ब्रिक्स जैसे मंच पर क्या होगा। क्योंकि भारत के तो चीन से संबंध अच्छे नहीं है, रूस से संबंध उनके अच्छे हैं, लेकिन रूस और चीन आपस में इतने करीब आ गए हैं कि अब ये सोचना कि किसी भी मुद्दे पर रूस चीन से अलग लाइन लेगा या रूस ऐसी अगर मान लीजिए भारत और चीन के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट है तो उसमें रूस चीन की कीमत पर चीन को नज़रअंदाज कर भारत का समर्थन करेगा, क्या ऐसा वो करेगा, ये सोचना बहुत मुश्किल हो गया है। और हम लोगों ने भी थोड़े दिन पहले ये भी देखा कि कैसे ब्राज़ील और चीन के संबंध भी बहुत गहरे हो गए हैं। तो ये जो घटनाक्रम है, एक तो दुनिया के लिए तो इसका बहुत दूरगामी महत्व है, दुनिया में जो अभी परिस्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन भारत के लिए भी इसके काफ़ी गंभीर मतलब हैं। भारत में भी इन सवालों पर बहुत गंभीर, जाहिर है कि सरकार के स्तर पे बातचीत हो रही होगी, सरकार में इस पे सोचा विचारा जा रहा होगा कि इसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे और भारत इस नई बन रही परिस्थितियों में कैसे अपने लिए बेहतर स्थितियां बनाए। हमें यकीन है कि सरकार के भीतर इस पे चर्चा हो रही होगी, लेकिन ऊपरी तौर पर या अगर चर्चा हो भी रही होगी तो वहाँ तो ये सवाल होगा ही कि आखिर भारत के सामने क्या विकल्प है, भारत कैसे इस एक जो जिसे कहते हैं ट्रबल्ड वाटर, पानी में जो उथल पुथल है, इसके बीच वो अपना नेविगेशन, अपना रास्ता कैसे तय करेगा। ये एक गंभीर सवाल पहले से भी था, वो इस यात्रा के बाद मेरी समझ में और भी ज़्यादा गंभीर हो गया है। जी सत्येंद्र जी, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम जनचौक के मंच पे फिर से मिलेंगे, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।